प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम बी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 भारतीय जनता व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1909 के अधिनियम से जब संतुष्ट नहीं थी, इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध भी छिड़ गया था और उसमें अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि भारतीयों का समर्थन लिया जाए और इसके साथ साथ ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने भारत में उस समय होम रूल आंदोलन भी छेड़ रखा था। तो बहुत सारी गतिविधियां उस दौरान हो रही थी और मोटे तौर पे ये माना गया कि जो 1909 का अधिनियम लाया गया था, उससे भारतीय लोग जो हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। तो अंग्रेज़ सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद में ये घोषणा की गई, जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा वहाँ ब्रिटिश संसद में की गई। सर्वप्रथम 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में इसकी घोषणा की, जिसमें कहा गया कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिकाधिक सम्मिलित किया जाएगा व भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग मानते हुए उसमें धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी और इस दिशा में यथाशीघ्र ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो ये ब्रिटिश संसद के अंदर ब्रिटिश कह सकते हैं कि क्राउन की तरफ से एक घोषणा की गई, मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा की गई। उसके बाद मॉन्टेग्यू भारत आए और यहाँ पे वायसराय चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर उन्होंने योजना बनाई। इस घोषणा के अनुरूप ही जो 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से प्रकाशित हुई। 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश संसद से स्वीकृति के बाद, सम्राट के अनुमति के बाद, ये भारत शासन अधिनियम 1919 बन गया। तो क्यों लाया गया, ये अगर पूछा जाए कि 1919 का अधिनियम क्यों लागू किया गया, उसकी सुधार अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई, तो वो था भारतीय जनता व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी व भारत में उस समय चल रहे जो आंदोलन थे, उन सभी को संतुष्ट करने के लिए, एक प्रकार से उनका समर्थन लेने के लिए ये कहा गया कि हम आपके लिए धीरे धीरे उत्तरदायी शासन लाएंगे और उसी में एक कड़ी जो है वो 1919 का अधिनियम है। अब इस अधिनियम की विशेषताएं, 1919 भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं। पहली विशेषता, प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना इसके द्वारा की गई। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू करके प्रांतों व केंद्र में विभागों का, विषयों का बंटवारा कर दिया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः, तो द्वैत शासन व्यवस्था है दोहरी शासन व्यवस्था, जिसमें पहला तो ये बंटवारा हुआ कि कुछ विषय केंद्र को दिए गए और कुछ विषय प्रांतों को दिए गए। उसके बाद प्रांतों को भी जो विषय दिए गए उनको पुनः 2 भागों में इनके द्वारा बांट दिया गया, रक्षित व हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों पर शासन से परिषद गवर्नर द्वारा होता था। गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से इन पे फैसले लेता था। वह हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर मंत्रियों की सलाह से करता था। रक्षित विषयों में जेल, पुलिस, न्याय, वित्त आदि थे। वहीं हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, खेती, स्थानीय स्वशासन आदि थे। लेकिन इसमें भी गवर्नर को असीमित अधिकार थे। तो रक्षित व हस्तांतरित के नाम से बांटा गया। रक्षित विषयों पर पूर्ण रूप से अधिकार गवर्नर का, उसमें ही सारे महत्वपूर्ण विषय उसी में थे लगभग, और जो कम महत्वपूर्ण विषय थे उनको हस्तांतरित कर दिया गया। वो वहाँ की कह सकते हैं कि वो गवर्नर मंत्रियों की सलाह से वो काम करना है, लेकिन गवर्नर को उनमें भी असीमित अधिकार थे। दूसरी जो विशेषता है वो है लिखित व कठोर स्वरूप
ये जो अधिनियम बनाया गया इसका स्वरूप कैसा था, तो पूर्ण रूप से वो लिखित था। भारतीय विधान पालिका इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे, तो कठोर भी था, इसमें आसानी से परिवर्तन भारत में अंदर जो यहाँ पे विधानमंडल उस समय स्थापित थे उनके द्वारा नहीं हो सकता था। ब्रिटिश संसद जरूर उसमें संशोधन कर सकती थी। तो लिखित व कठोर स्वरूप। तीसरी विशेषता एकात्मक स्वरूप। इस एक्ट द्वारा प्रांतों को पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन रखा गया। तो जैसे ब्रिटेन में व्यवस्था है एकात्मक की, उसी प्रकार की व्यवस्था इसके द्वारा भारत में की गई। प्रांतों को ज़्यादा अधिकार इसमें नहीं दिए गए। चौथी विशेषता हाई कमिश्नर की नियुक्ति। इस एक्ट द्वारा इंग्लैंड में भारत के लिए हाई कमिश्नर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। ये हाई कमिश्नर भारतीय व्यापार की देखभाल करता था इंग्लैंड में, और भारतीय विद्यार्थियों की सुविधाओं तथा आवश्यकताओं की और ध्यान देने तथा भारत सरकार के सामान आदि मोल लेने के कार्य वो करता था। तो वहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई। अगली विशेषता देखें हम पांचवी, तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली में विस्तार। इस एक्ट द्वारा पंजाब में सिखों के लिए भी संप्रदाय की जो चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो 1909 में मुसलमानों के लिए की गई उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया, सिखों के लिए भी कर दी गई। और ये सिद्धांत भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, मुंबई के मराठा तथा यूरोपियन पर भी लागू कर दिया गया। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जिसको कहा गया कि भारत विभाजन के लिए सबसे अधिक वो कह सकते हैं जिम्मेदार कारक है, तो उसको और ज़्यादा इसमें विस्तार दिया गया। छठी विशेषता द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल। जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको अब उसके 2 सदन कर दिए गए। निम्न सदन का नाम विधानसभा व दूसरे सदन का नाम राज्यसभा या राज्य परिषद। विधानसभा में कुल 34 सदस्य, 134 सदस्य, जिनमें से 104 का निर्वाचन होता था, और जो शेष है उनको मनोनीत किया जाता था। इसी प्रकार राज्य परिषद में अधिकतम 60 सदस्य हो सकते थे। तो ये 2 सदनों में इसका बंटवारा किया गया। सातवें विशेषता देखें तो प्रस्तावना। इस अधिनियम में एक प्रस्तावना भी जोड़ी गई थी जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को स्पष्ट करती थी। तो जिस प्रकार भारत के संविधान में भी हम देखते हैं कि प्रस्तावना रखी गई है जो कि हमें पूरे संविधान के आगे क्या उसमें लक्ष्य या उद्देश्य बताए गए हैं उनके बारे में स्पष्ट करती है। तो वो प्रस्तावना का प्रावधान 1919 अधिनियम में भी किया गया। 8वीं विशेषता देखें तो गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी से संबंधित परिवर्तन। क्या परिवर्तन किए गए? गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बने रहने दिया गया, लेकिन कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ा करके 3 कर दी गई। इसके अतिरिक्त एक सदस्य विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता था और तेज बहादुर सप्रू को प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में इसमें नियुक्त किया गया। तो ये थे इसकी विशेषताएं। अब इसके आते हैं आलोचनाओं पर। द्वैत शासन प्रणाली दोषपूर्ण। पहली आलोचना जो द्वैत शासन प्रणाली इसमें लागू की गई थी वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि दोषपूर्ण थी, और उसमें पूरी तरीके से गवर्नर जनरल को अनावश्यक रूप से उसको अधिकार दिए गए और वो एक तानाशाह की तरह बिहेव इसमें करने लगा। तो द्वैत शासन व्यवस्था सिद्धांत, नियोजन, व्यवहार सभी दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। गवर्नर को असीमित अधिकार थे, मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करता था तथा वही उसको हटा भी सकता था। तो गवर्नर प्रांतों में, और यहाँ पे टोटल रूप में हम देखें तो गवर्नर जनरल प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप करता था। इसकी असफलता के कारण हम देखें तो वो इस प्रकार है। पहला, विषयों का विभाजन अतार्किक व अव्यवहारिक। जो विषय रक्षित और हस्तांतरित के रूप में बांटे गए वो सही नहीं थे। दूसरा, प्रशासन में असहयोग। प्रशासन भी सहयोग नहीं करता था, गवर्नर जनरल या गवर्नर का ही उसमें पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं हस्तक्षेप रहता था। उत्तरदायित्व का अभाव। वो जिम्मेदारी देने की बात जो कि आप ये अगर आप काम जो है सही नहीं करोगे तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है, उसका यहाँ पे पूर्णतया अभाव देखा गया। चौथा, जो इससे असफलता के कारण हम देखें द्वैत शासन प्रणाली के, तो वह है गवर्नर की असीमित शक्तियाँ। जैसे मैंने बताया कि रक्षित पर तो पूर्णतया उनके अधिकार थे और हस्तांतरित पर भी उन्हीं का जोर चलता था। जिस पे गवर्नर कह देता था उसको कोई टाल नहीं सकता था, या उसकी ही जो है आदेश वो अंतिम आदेश माना जाता था। वित्त पर, पांचवा जो इसका कारण है वो है वित्त पर अत्यधिक नियंत्रण। तो वित्त जो है
वो आपको पता है किसी भी राज्य की रीढ़ होता है, उस पर भी अत्यधिक नियंत्रण इनके द्वारा किया गया। तो ये थे द्वैध शासन प्रणाली के कारण जो असफल रहा। दूसरा जो आलोचना है, कमी इसकी देखें तो गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार, तो इसको अभी द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी हमने पढ़ लिया। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को इतने अधिकार दिए गए कि वह निरंकुश शासक बन सकता था, वह अध्यादेश जारी कर सकता था, विधानमंडल की बात भी वो रद्द कर सकता था, इतने ज़्यादा उसको असीमित अधिकार दिए गए। तीसरी बात, केंद्रीय विधानमंडल को सीमित अधिकार इसमें दिए गए। तो विधानमंडल का कार्यकारिणी पर, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होती थी, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, बजट पर भी उनको कोई नियंत्रण नहीं था। तो केंद्रीय विधानमंडल को इसमें सीमित अधिकार दिए गए, गवर्नर जनरल को भी पूर्ण रूप से उसमें कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करने का अधिकार था। चौथी जो कमी हमें नज़र आती है वह है भारत सचिव तथा उसकी परिषद का शासन पर अत्यधिक नियंत्रण। इस अधिनियम द्वारा इनके वैधानिक अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई। तो भारत सचिव और जो परिषद उनकी बनाई गई थी उन पर किसी प्रकार का इसमें नियंत्रण नहीं रखा गया। तो एक तरफ गवर्नर जनरल और दूसरी तरफ भारत सचिव, इन दोनों की ही तानाशाही भारत में प्रशासन के अंदर लगातार जारी रही। इनके अधिकारों में कोई कटौती इसमें नहीं की गई। पांचवी बात करें तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। तो इतना ये जो 1909 के अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा जो आया, उसको और ज़्यादा इसमें बढ़ा दिया गया और सिखों को, मराठों को भी शामिल करने की कोशिश इसमें की गई। यह विस्तार बहुत ही खतरनाक था और इसने देश में पृथकतावाद को बढ़ावा दिया और ये भारत को विभाजित करने की चाल थी और अंततः वो लोग इसमें सफल भी हुए। तो भारत को विभाजित करने की चाल इनके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि लाई गई। तो ये था 1919 भारत शासन अधिनियम और इसकी विशेषताएं और इसमें कमियां। अब इसमें कुछ जो प्रश्न, हालांकि बहुत सारे प्रश्न छोटे बड़े बन सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, तो मैंने कुछ 3 प्रश्न इसमें बनाए हैं। प्रथम, द्वैध शासन व्यवस्था भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न, वायसराय की काउंसिल में नियुक्त प्रथम भारतीय विधि सदस्य का नाम बताइए। तो वायसराय की काउंसिल में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य का नाम बताइए। ये था भारत शासन अधिनियम 1919। धन्यवाद।